नमस्कार। मैं रोजेश कुमार दास आज सभी को आयुर्वेद के एक नई क्लास में स्वागत करता हूँ। काफी दिनों से सोचता रहा कि कैसे मैं आयुर्वेद को लेकर अच्छी से एक अच्छा क्लास बनाकर सभी आयुर्वेद प्रेमियों के पास पहुंचा सकूं, ताकि आयुर्वेद सहज रूप से सभी के पास पहुंचे और जो चिकित्सा के सेवा निरंतर यहाँ भारत में चलता रहे। मेरा ये कोशिश रहेगा कि आयुर्वेद को जितना भी सहज बनाया जा सके मैं बनाने के लिए पूरी कोशिश करता रहूँगा। पिछले 10 साल से मैं आयुर्वेद में जो कुछ भी खोज किया हो, जो भी शोध किया हो, सभी शोध को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी के सामने एक अनोखा क्लास पेश करने जा रहा हूँ। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानकारी लेंगे। यहाँ हम बहुत सारे चीज जानने के कोशिश में रहेंगे जो कि आयुर्वेद को जानने के लिए, समझने के लिए हम लोगों के कौतूहल बनाया जा सके। आयुर्वेद का जो इतिहास है वो शुरुआत होता है ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय इतना सोचा कि आयुर्वेद को कैसे मनुष्य तक पहुंचाए, क्योंकि मनुष्यों का आयुष जो उसका लंबी उम्र कैसे होगा, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाए, इस सोच विचार में वो लगे रहे। तब जाकर आयुर्वेद का उत्पत्ति उनसे हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद के सिद्धांत के बारे में, आयुर्वेद के सूत्र के बारे में, आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में विस्तार से श्रुति के माध्यम में शिक्षा दी। तब दक्ष प्रजापति इंद्र को वो शिक्षा दी। इंद्र ने ऋषि भरद्वाज को वो सारे शिक्षा दी और क्रमशः ऋषि भरद्वाज से अनेक ऋषियों ने इस ज्ञान का लाभ लिया और आयुर्वेद एक क्रम से दूसरे क्रम तक बहुत सहज रूप से ऋषि मुनियों के माध्यम से पहुंचाया गया। आयुर्वेद में धन्वंतरि जी का भी बहुत जिक्र मिलता है और ये जो धन्वंतरि है वो देवताओं का चिकित्सक माने जाते हैं। धन्वंतरि जी कहते हैं समुद्र मंथन से निकले हैं अमृत कलश के साथ, और इनको जो भी ज्ञान मिला है, आज जो हम सुश्रुत संहिता के बारे में जानते हैं, जो सर्जरी के बारे में जानते हैं, वही इनसे ही शुरुआत हुआ है, ऐसा हमारा आयुर्वेद का इतिहास बताता है। आयुर्वेद में मूलतः दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक तो है ऋषि आत्रेय का और एक है धन्वंतरि जी का। आत्रेय ऋषि से जो कुछ भी निकला वो काय चिकित्सा और शरीर के विज्ञान, पूर्णतः शरीर रूपी जो चिकित्सा शास्त्र है उसी के बारे में ही बताया गया है। जबकि धन्वंतरि जी से जो चिकित्सा शास्त्र निकला हुआ है वो सुश्रुत संहिता जैसे शास्त्र को निकालता है, जहां हमको सर्जरी के बारे में और जो शल्य चिकित्सा के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट्स है, इन दोनों को मिलाकर हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार करते हुए आज तक हम सब इसी ज्ञान विज्ञान के बारे में रूबरू हो रहे हैं। हमारे जो चरक संहिता है वो ऋषि चरक जी के पुष्ट पुस्तिका में
इसको बनाया गया है और इसका श्रेय महर्षि अग्निवेश को दिया जाता है। महर्षि अग्निवेश ऋषि आत्रेय जी से प्रेरित होते हुए ये ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान लिया और ये जो आयुर्वेद का ज्ञान कई शताब्दियों से, मतलब आज से लगभग 5000 वर्ष पहले से ही वो भारत में फला फूला सबके सामने रखे हुए हैं। हमारे आयुर्वेद में अष्टांग हृदय का नाम का जो पुस्तक है वो ऋषि भागवत जी ने लिखे हैं और उसमें से ये मालूम पड़ता है ये जो चरक संहिता है और जो सुश्रुत संहिता है ये दोनों का मिलावट इस अष्टांग हृदय में आ जाता है। तो इन दोनों का निचोड़ ऋषि भागवत ने निकाला और खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट में रखा। उनका आयु को 135 वर्ष तक लिया और आयुर्वेद को हम सबके सामने सहज रूप में प्रदान किया। कालक्रम में आयुर्वेद भारत के अनेक साधु संत महर्षि ऋषि मुनि लोगों ने इसको अध्ययन करते हुए इसको बारीक से इसको सरलता की दिशा में लेते हुए बहुत अच्छा खोज विचार करते हुए लोगों में पहुंचाए। मध्यकालीन जो भारत है उसमें से भी बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे साधु संत जैसे ऋषि चक्रपाणि दत्त, अनेक प्रकार के साधु, इन लोगों का कठिन श्रम से आयुर्वेद का जो विज्ञान है वो फला फूला और जनमानस की सेवा में प्रस्तुत हुआ। आज क्योंकि आयुर्वेद का आज इंट्रोडक्शन का क्लास है तो हम आयुर्वेद को जानने के लिए पहले हम चरक संहिता के ऊपर ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। क्योंकि आज पहला क्लास है हमारा, तो आयुर्वेद में जो चरक संहिता है जो कि माना जाता है कि पूर्णांग चिकित्सा विज्ञान है, पहला चिकित्सा विज्ञान है और इसको अध्ययन करते हुए जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ेंगे और फिर भागवत संहिता पढ़ेंगे तो एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगा आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद में जो चरक संहिता है इसका 4 भाग है और इस 4 भाग में पहला भाग है सूत्र स्थान और जो दूसरा भाग है वो है निदान, विमान, शरीर एवं इंद्रिय स्थान। तीसरा भाग है वो है चिकित्सा स्थान और जो चौथा भाग है वो है कल्प एवं सिद्धि स्थान। इन 4 जो भाग है चरक संहिता का, इन 4 भागों में हम पहला भाग जो सूत्र स्थान है उसमें जो नियम बताए गए हैं, जो दिनचर्या ऋतुचर्या के बारे में बताए गए हैं, उसमें से बहुत सारे चीजों का बारे में बताया गया है, जैसे कि वज्र का कैसा गुण होना चाहिए, जो भी चीज हम खाते हैं उसका क्या लक्षण होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, और रोग के बारे में जो बताते हैं उस रोग का कैसा लक्षण होना चाहिए और उसका क्या उपचार होना चाहिए, इस सभी के बारे में पहला जो भाग है ये हमको दर्शाता है। दूसरा जो भाग होता है ये जो है हमारा निदान, विमान, शरीर एवं इंद्रिय स्थान। इसके बारे में भी हम जो भी जरूरत चीज होगी उस सभी चीजों को हम बारीकी से पढ़ेंगे और जानेंगे। एक आयुर्वेद चिकित्सक के माध्यम से हम पहचानेंगे कैसे इसको अध्ययन करें
इसमें से क्या अमृत तत्व निकाले, ताकि हम जब किसी मरीज का इलाज करें तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं नहीं होना चाहिए, और हम लोग बहुत आसानी से ये 4 भाग जो है चरक संहिता को पढ़ते हुए हम आगे जाएंगे, सुश्रुत संहिता में पहुंचेंगे। सुश्रुत संहिता जो है ये शल्य चिकित्सा के के ऊपर है। शल्य चिकित्सा में हम सब लोग जानते हैं जो सर्जरी वगैरह जो चल रहा है वही नहीं, इतना में सीमित नहीं है। इसमें जो एनाटॉमी होता है, शरीर का भीतरी विज्ञान, उसमें क्या अंग प्रत्यंग है उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे, कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारे जो भी अंग भीतर का है वो कैसे फंक्शन करते हैं, उन सभी के बारे में सुश्रुत संहिता में हम जानेंगे। उसके बाद कैसे हड्डियों को जोड़ा जाता है, कैसे एक कोई अंग मतलब कैसे उसको काटते हैं, उसको कैसे जोड़ते हैं, सभी प्रकार का जो चीज है इसमें, उस सभी को बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। और फिर जो अष्टांग हृदय है, जो अष्टांग हृदय में जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं उस सभी को हमको जानकर इन तीनों को कॉम्बिनेशन करते हुए हम एक अच्छा आयुर्वेदाचार्य बन सकते हैं या अच्छा आयुर्वेद का चिकित्सक बन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं जब आऊँगा तो एक सिलेबस के साथ आपके पास प्रेजेंट करते हुए आऊँगा कि हमारा जो बच्चे भाई बहन है, यदि उनको कोई रुचि है आयुर्वेद को सीखने के लिए, तो वो क्या कैसे कौन से किताब पढ़े और क्या क्या चीज़ों को वो पढ़ाई करे, ताकि जब भी किसी मरीज को वो कठिन से कठिन भी कोई रोगी हो तो भी उसका बारीकी से अति सहज रूप से वो उनका ट्रीटमेंट कर सके। मैं कल एक डिटेल सिलेबस प्रस्तुत करते हुए आपके समक्ष में लाइव आने का पूरा कोशिश करूंगा कि आयुर्वेद को हम कैसे पढ़ाई करें और जानने की कोशिश करें, ताकि जब भी हम किसी मरीज को ट्रीटमेंट करेंगे तो वो मरीज हमारे माध्यम से पूरी तरह से स्वस्थ हो सके। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।